यूपीएससी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे करें। हम बिगनर हैं, यूपीएससी के बारे में नहीं जानते हैं, पहली बार शुरू किए हैं। ये सारे डाउट जो होता है बच्चों के अंदर, इस डाउट को हम दूर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा यूपीएससी का सिलेबस, प्री मेंस इंटरव्यू के बारे में। वो सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल सरल भाषा में, पूरी तरह से क्लियर, ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपको। तो पूरा वीडियो वॉच करना, पूरी वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, तो ये आपके लिए है, या फिर वही मैंने आपको बताया ना कि तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं पता है क्या होता है, कैसे इसकी तैयारी शुरू करें, सो ये वीडियो आपकी। तो आइए देखते हैं कि यूपीएससी सिलेबस की पूरी जानकारी, जैसा कि मैंने बताया कि प्री मेंस, ऑप्शनल एंड इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ देखते हैं यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि इसके क्या फुल फॉर्म होते हैं। और हाँ, ये जो वीडियो है ये 2026-27 या फिर इसके आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनको पता नहीं है कि यूपीएससी क्या होता है भाई, कैसे इसकी शुरुआत होती है, तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो आइए बात करते हैं कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा हाँ, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आइए हम बात करते हैं ये कितने चरणों में होता है इसका पेपर। 3 चरणों में इसके पेपर होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। लेकिन जो प्रीलिम्स होता है ये क्या होता है, तो ये होता है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि भाई ये ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन यही मेंस की बात करते हैं तो ये सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि जो आपका प्रीलिम्स होता है ये केवल टिक करने वाला होता है। एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन, उसमें आपको एक टिक करना होता है जो सही होता है। देन उसके बाद मैं बात करती हूँ मेंस की, जो कि लिखने वाला पेपर होता है। देन उसके बाद इंटरव्यू आता है आपका, तो ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है इसका। अच्छा, बात करते हैं कि ये जो परीक्षा से मिलती है ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है। आपको पता नहीं है तो पता हो गया होगा कि जो यूपीएससी है ये भारत की सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, इसमें क्या आता है, तो आईएएस आता है, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और 20+ सर्विसेज और आती हैं। भाई इसमें जो मेन बॉडी होती है ये लगभग ये 4 पदें होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कम नंबर पाते हैं, इंटरव्यू तक गए हैं, तो ये और 20 सर्विसेज होती हैं, उसमें से आपका एक पद हो सकता है। देन बात करते हैं दूसरा स्टेप क्या है, मतलब कि पार्ट दूसरा क्या है आपका। तो यहाँ हम बात करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस क्या है। ठीक है, ये सिलेबस क्या है भाई, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर हो जाएगा आपका। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। मैंने बताया कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है जो कि 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, जीएस का होता है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है भाई, ऑब्जेक्टिव होता है। नो कन्फ्यूजन, कभी भी कन्फ्यूजन मत करना। इस वीडियो के बाद आपको पूरा क्लियरिटी हो जानी चाहिए। ठीक है, 1% भी ऐसा ना हो कि आपके अंदर डाउट बना रहे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं उसी दिन जिस दिन आपका जीएस का पेपर होगा प्रीलिम्स में, यानी कि 9:30 से 11:30 बजे तक। देन उसी दिन आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सी सेट का पेपर होगा। इसमें आपका जीएस में जो होता है ये जीएस आते हैं। देन उसके बाद जो सी सेट होता है ये मैथ का पेपर होता है। ठीक है, अभी नीचे देखते हैं कि क्या क्या आते हैं जीएस और ये सी सेट में। तो यहाँ देखते हैं जो जीएस फर्स्ट होता है, इसमें कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ भारतीय भूगोल यानी कि भारत और विश्व भूगोल से आता है, इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल बेसिक हिस्ट्री से आता है। ठीक है, संविधान व राजनीतिक यानी कि पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत प्लस एनसीईआरटी की बुक से आता है। और यहाँ बात करते हैं पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आता है। देन इकोनॉमी से भी आता है, अर्थव्यवस्था से आता है। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा की बार क्वेश्चन आए थे। ट्रेंड में जो आपका करंट अफेयर चलता है उसी से, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं उसी से क्वेश्चन आपका पूछता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होती है भाई। तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 का होता है। देन उसके बाद में आपसे बात करती हूँ क्वालिफिकेशन होता है, ये ही
डिसाइड करता है कि आप मेंस में बैठ सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो आप मेंस में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं भाई, जो आपका ये होता है मतलब कि आपका फिक्स होता है, ठीक है, कट ऑफ सी सेट के लिए फिक्स होता है कि अगर 67 नंबर आप ले आए, मतलब कि 33% अगर आप नंबर पाते हैं 200 में से, और तो आपका सी सेट निकल जाएगा। लेकिन जो जीएस होता है ये हर साल बदलता रहता है। अब बात करती हूँ कि जो ये सी सेट होता है भाई, इसमें 80 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो सी जीएस होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। देन बात करते हैं हम कि सी सेट पेपर 2 में क्या आता है सी सेट का। अब जीएस का तो मैंने यहाँ बता दिया, लेकिन यहाँ जीएस का मैंने बता दिया है ऊपर, और यहाँ सी सेट में बताते हैं कि मैथ में आते हैं। जो मैथ आता है वो जो क्लास 10th के लेवल का आता है। देन उसके बाद इसमें आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन आते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव और लॉजिकल रीजनिंग आते हैं, ठीक है, बेसिक आती है। लेकिन उस पर आप बहुत सारे बच्चे हैं कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये देखो मैंने ऊपर ही बताया है कि क्वालिफाइड नंबर जो होता है 33% होता है, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई। जब तक आप सी सेट में नहीं पास होगे, आपका जीएस का फर्स्ट पेपर नहीं चेक होने वाला है, तो इस पर भी ध्यान दिया करो, ठीक है। अब 2-3 दिन रुक जाना भाई सभी लोग। अगर आपको बुक चाहिए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है कि इसके लिए PYQ के लिए कौन सी की बुक इंपॉर्टेंट है, तो उसकी लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। भाई थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि सब्र का कहते नहीं है फल मीठा होता है, तो भाई थोड़ा सब्र बनाए रखना। और हम बात करते हैं पार्ट 3 पे, यानी कि पहले तो मैंने बताया आपको यूपीएससी के बारे में, दूसरा मैंने बताया कि जो प्रीलिम्स होता है ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, कब टाइम होता है, सारी सीक्वेंस बता दिए भाई। अब बात करते हैं तीसरे मेन बॉडी पे। तीसरा मेन बॉडी आपका है यहाँ पर यूपीएससी मेंस के सिलेबस क्या है। तो सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं भाई। आपको टेंशन नहीं लिखना है कि आप पहली बार देख रहे हो, आपके आस पड़ोस कोई नहीं है कि यूपीएससी क्या होता है भाई, आपको नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए मैंने पहले ही बता दिया है। तो देखते हैं कि मेंस में भाई कुल 9 पेपर होते हैं। कहने के लिए होता है 3 पेपर, लेकिन इसके अंदर जब घुसना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि कितने पेपर होते हैं वाकई में। तो यहाँ पता चलता है आपको कि पहली बार अगर देख रहे हैं तो इसमें 9 पेपर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्लियरिटी के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं पेपर, जो यहाँ पेपर के बारे में बताया हुआ है। देन इसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट और जो यहाँ मार्क है यहाँ पर दिया है कि कितने नंबर का है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और यहाँ देखते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है ये क्वालिफाई नंबर का होता है। इसमें आपका जो भाषा होता है ये हिंदी में होता है, ठीक है, हिंदी में होता है। ये क्वालिफाई नंबर होता है, 300 नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। आप हिंदी में या 22 भाषा है, 22 भाषा में से किसी भी भाषा में आप इस पेपर को दे सकते हैं। वो गुजराती, मराठी, कन्नड़ कुछ भी हो उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। अब पेपर दूसरे की बात करते हैं। दूसरा पेपर होगा आपका, तो इसमें जो अंग्रेजी दिया हुआ है ये अंग्रेजी ही आपको देना होगा। ये भी 300 नंबर का होता है भाई, ठीक है, ये भी क्वालिफाई नंबर होता है। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि जो पेपर फर्स्ट होगा ये निबंध यानी कि एसए का होगा। ये कितने नंबर का होता है, तो ये 250 नंबर का होता है भाई। अब पेपर जो सेकेंड है, ये पेपर सेकेंड भाई जीएस फर्स्ट यहाँ पर लिखा है कि इसके अंतर्गत आपका आता है हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी आता है। इसमें भी वही नंबर है, 250 नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं जो तीसरा पेपर आपका होगा। तीसरे पेपर में आपका पॉलिटी और गवर्नेंस IR आते हैं। इसमें भी 250 नंबर का ये भी पेपर होता है। अब बात करते हैं जो चौथा पेपर होगा इसमें, तो यहाँ बात करते हैं कि इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ से आते हैं आपके। ये भी 250 नंबर का होता है। अब बात करते हैं थोड़ा ऊपर देखते, थोड़ा नीचे देखते हैं और कौन कौन से पेपर हैं। तो यहाँ भाई हम बात करते हैं कि जो आपका पांचवा पेपर है इसमें इथिक्स और इंटीग्रिटी और केस स्टडी आते हैं। ये भी 250 नंबर का होता है, जो पांचवा पेपर आपका होगा, यहाँ देख सकते हैं। छठवां पेपर ऑप्शनल चुनना होता है, जिसमें 2 ऑप्शनल होते हैं। मैंने आपको बताया बहुत बार, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें 2 ऑप्शनल मिलते हैं। जैसे कि हिस्ट्री लिया तो एक तो भारत का हिस्ट्री और दूसरा विश्व का हिस्ट्री होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए भाई यहाँ पर ये एक पेपर जैसे कि भारत का हिस्ट्री है, भारत का इतिहास है, तो ये 250 नंबर का होगा। और वहीं सातवां जो पेपर होगा ये विश्व का इतिहास होगा। तो ये भाई बात करते हैं कि ये भी आपका 250 नंबर का होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस टेक कुछ भी लेते हो, कुछ भी, तो उसमें 2 सब्जेक्ट आपके डिवाइड हो जाते हैं। तो बात करते हैं, देखो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, मतलब कि कुल मिला के 9 पेपर होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर कोई कंफ्यूजन इसके बावजूद होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। देन नीचे बात करते हैं कुल जो नंबर होते हैं। देखो भाई जो प्रीलिम्स के पेपर
पेपर होते हैं इसमें आपका जो नंबर नहीं जोड़े जाते, लेकिन भाई इसमें जो मेंस का और जो मेंस का पेपर होता है और जो आपके इंटरव्यू होते हैं ये दोनों नंबर जोड़े जाते हैं, ठीक है। इसको जोड़ के आपके नंबर देखे जाते हैं कि आप कितने नंबर पे आ रहे हो, क्या फर्स्ट रैंक पे आ रहे हो, कितने रैंक पे आ रहे हो, ये वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। और ये आप आईएएस बन रहे हो, आईपीएस बन रहे हो, आईएफएस बन रहे हो कि या आप अन्य किसी पद पे जा रहे हो, वहाँ पर ये देखा जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके ऑप्शनल मजबूत हैं तो आप ऑप्शनल के हिसाब से आपका चुनाव होता है कि आप कौन से रैंक को पाते हो, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं जो मेंस का पेपर होता है ये 1750 नंबर का होता है। और वहीं बात करते हैं इंटरव्यू को, तो इंटरव्यू भाई होता है 275 का, ठीक है। कुल मिलाकर आपकी बात करते हैं तो 1750 नंबर होते हैं। आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर इधर भी लिखा है, सब कुछ बहुत ध्यान से जोड़ सकते हैं आप। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको, मैंने इसीलिए आपको ये वीडियो बताया कि इस प्रकार का यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाला भाई। देखिए अब बात करते हैं कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी मुझे लगता है कि दूर हो गया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जीएस की पॉइंट क्या है, ठीक है। अब जीएस फर्स्ट में क्या है और इसमें कौन सी बुक होनी चाहिए ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर है कि मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन, जियोग्राफी, इंडियन वर्ल्ड मैप्स और इम्पोर्टेंट होते हैं जीएस फर्स्ट में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। दूसरा जो जीएस होता है आपका ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और जुडिशरी, गवर्नेंस होता है। और यहाँ इसके अंदर एनजीओ होते हैं, आरटीआई होते हैं, वेलफेयर्स होते हैं और स्कैमर्स होते हैं। यहाँ पर होता है आपका, यहाँ नीचे देख सकते हैं आपकी इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि इंडिया प्लस वर्ल्ड के जो रिलेशन है इसको यहाँ पर देखा जाता है, जो आप पेपर दूसरा देने जाएंगे, ठीक है, जीएस का। अब बात करते हैं जीएस का तीसरा पेपर, ठीक है। यहाँ पर होते हैं आपके इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर है चौथे पेपर में जीएस का। इसमें इथिक्स है, इंटीग्रेटेड एप्रोटीट्यूड और यहाँ है कि थिंकर्स एंड फिलोसफी है, केस स्टडी है। देन इसके बाद मैं बात करती हूँ ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से चुन सकते हैं, बहुत बेस्ट है आपके लिए। अगर हाँ आपके इंटरेस्ट है, आपको वो पढ़ने में मज़ा आता है, आपकी समझ में आता है, क्या आपको वो कंटेंट मिल रहे हैं जो आप चुनना चाहते हैं, तो इसमें हम यही बात करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी वन मतलब कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं तो उसमें 2 पेपर होते हैं, मैंने पहले आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं भाई बहुत सालों का और जो एक्सपीरियंस होता है वो बताने में कुछ और ही मज़ा आता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखते हैं कि पॉपुलेशन जो कि ऑप्शनल्स में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी है कि सोशोलॉजी है और PSIR है जो बहुत सारे बच्चे लेते हैं। लेकिन बच्चे जो यहाँ पर देखे हैं कि जो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और एंथ्रोपोलॉजी है। और यहाँ पर ज़्यादातर मैं अभी जो ट्रेंड देख रही हूँ वो देख रही हूँ कि हिंदी लिटरेचर का, ठीक है। अब ये तो आपने सुना होगा दिव्या तिवारकर और रवि सिहाग के बारे में, रवि सिहाग सर के बारे में। तो ये सारे लोग दृष्टि पे जितने सारे बच्चे पढ़ते हैं लगभग वो जो होता है हिंदी लिटरेचर ही लेते हैं। अभी तो रवि सिहाग सर जो हैं ये ट्रेंड में चल रहे हैं क्योंकि इनकी जो EWS है भाई कुछ ऐसे मत बनिए जो आपके पास ज़मीन जायदाद है ऐसा ना करें कि बाद में पछतावा पड़े। देखो भाई अभी आप नौकरी पा रहे हो, अभी आप फेमस हो, लेकिन कुछ दिन के बाद जब आपकी सच्चाई पता चलती है तो जितने फेमस रहते हो और ज़्यादा फेमस हो जाते हो, तो बाद में जो बेइज्जती होती है वो मुझे नहीं लगता है कि आपके जो पास फील हो रहे हो उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, देखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे देखो ज़्यादातर जो खोजबीन ज़्यादा चलती है वो चलती है हिंदी लिटरेचर पर, उसके बाद हिस्ट्री पर और जियोग्राफी पर ऑप्शनल ले सकते हो। इसमें कोई किसी की रोकथाम नहीं है कि आप क्या लो क्या नहीं, जो आपका मन कहे, जो आप लिए हो, जो आपका मन कहे वो आप ले सकते हो। ये नहीं यहाँ पर देखा जाता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसमें हिस्ट्री लिया है BSc में, सॉरी BA में, तो आप उसे ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जो पढ़ने में जो आपको कंटेंट मिले उसे आप ले सकते हो। आप बात करते हैं आगे, ठीक है। आप यहाँ कोई कन्फ्यूजन मत रखना कि कौन सा ऑप्शन लो, कौन सा मैंने क्या ग्रेजुएशन में लिया क्या नहीं लिया था, वो सब छोड़ देना और जो आपका अभी इंटरेस्ट है उसे लें, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटरव्यू की, ठीक है। इसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है भाई। यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट वही होता है कि टोटल जो नंबर मैंने आपको बताया कि 275 नंबर का होता है। जो इंटरव्यू होता है ये दिल्ली में होता है,
इसमें सवाल क्या पूछे जाते हैं भाई, तो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन तब भी पूछे जाते हैं, आपके बारे में कुछ पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि जो DAF क्या होता है, तो इसका फॉर्म होता है डिटेल्स फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि आपके बारे में पूछते हैं, देन उसके बाद कुछ करंट अफेयर में जो ट्रेंड में चलता है, एथिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि आपके बारे में ही पूछ लेंगे, आप कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए कि आप के बारे में ही आपसे पूछते हैं और आप ना बता पाएँ, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए बच्चे बहुत सारे होते हैं कि मॉक टेस्ट देकर जाते हैं, और एक जगह नहीं लेकिन बहुत जगह वो मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे, जो कि बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो UPSC के कॉमन डाउट क्या होते हैं, जो बहुत सारे बच्चों को होते हैं, लेकिन कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे के जो डाउट होते हैं ये नहीं उनको पता होता। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे ये वीडियो के नीचे कमेंट किए हैं। एक वीडियो मेरा 26 के गया है, मतलब कि 26,000 लोगों ने देखा, और बहुत सारे बच्चों का समर्थन भी मिला है कि लगभग 1100 से 1200 लाइक मिले हैं। देन उसके बाद बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्स मिले, मुझे बहुत देख उसे कॉन्फिडेंस हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं कौन सा बुक लूँ, और आपने इस प्रकार से वीडियो बताया है, मुझे बहुत समझ में आया, पहली बार देखा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगे कि ऐसे भी बच्चे हैं कि जो देखना पसंद करते हैं, जो ढूंढते हैं उन्हें मिलता है वो कंटेंट। देखो भाई, थंबनेल को मत देखकर चलो, और जो वीडियो मैं आपको बताती हूँ, जो दिखाती हूँ, वो पूरा रियल है, पूरा एकदम सही 100% सिक्योर है, क्योंकि बहुत सालों से ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताती आ रही हूँ। बहुत सारे बच्चों का समर्थन भी मिलता है, और यहाँ हम बात करते हैं कि ऐसे आप सब लोगों को सपोर्ट मिलता रहे, और हमेशा मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। हर साल मेरा कुछ ना कुछ जरूर रहता है। इससे रिलेटेड देखेंगे आपको, मैंने कई सारे वीडियो बताए हैं, लेकिन तभी बच्चों का एक दो कन्फ्यूजन रह जाता है, जो कि अभी न्यू है, कभी न कभी उनके साथ होता है कि मैं 12th कर रहा हूँ, 12th कर चुका हूँ, या अभी ग्रेजुएशन में हूँ, तैयारी कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ या नहीं। तो वो सारे जो डाउट होते हैं वो नीचे कमेंट करते हैं, और उनकी जो रिप्लाई होते हैं मैं ज़रूर देखने की कोशिश करती हूँ। हाँ भाई, तुरंत नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद ज़रूर दे सकती हूँ, और देती भी हूँ। बहुत सारे आप कमेंट के जो रिप्लाई है आप देख सकते हो। अब यहाँ हम बात करते हैं, जो कॉमन डाउट है वो भी ना वीडियो के देरी की है, वो बता देती हूँ कि जो क्या NCERT पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों कमेंट किए हैं, आप भी देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है भाई कि NCERT पढ़ो या फिर ना पढ़ो। अरे भाई, जब पहली बार बच्चे सुनते हैं ना कि क्लास 6 से लेकर 12 तक, मतलब कि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ कि इस बुक को पढ़ूंगा, भाई लोग पागल नहीं है। आप किसी भी, अगर IAS IPS कुछ भी हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, और बहुत सारे वीडियो भी बने हैं कि भाई सर भी बताते हैं, और मैं भी बताती हूँ भाई, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो, NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे आप पढ़ें, ऐसा मत सोचें। देखो, हिस्ट्री और जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ, इसमें इकोनॉमिक्स का जो NCERT है, ये भी यहाँ 9th 10th 11th 12th का बुक NCERT के ले लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपके पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पढ़िए तो सही। ये 4-5 जो NCERT की बुक है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी नहीं पढ़ा जाता, तो केवल आप दो जो सब्जेक्ट हैं इनकी तो पढ़ लीजिए। एक तो है जियोग्राफी और दूसरा है हिस्ट्री। ठीक है, उसे आप पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम में देना होगा क्या, ये भी बच्चे के डाउट होते हैं। तो नहीं, आप हिंदी और तमिल, मराठी, किसी भी 22 भाषाओं में दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, मैथ बहुत ज़रूरी है क्या, तो केवल CSET में बेसिक लेवल तक, मेंस में ऑप्शनल चुने नहीं जाते हैं भाई। देखो, अगर मैंने कहा आपसे कि कुछ भी थोड़ा बहुत मैथ आता है, और आपके देखो कॉम्प्रिहेंसिव भी आता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव देखो 2025 में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आए थे कॉम्प्रिहेंसिव में, लेकिन उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला होता है। तो यहाँ अगर आपका रीजनिंग मजबूत है तो उसे लेकर चलें, मैथ को ले लें, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ले लें, तो इसमें आपका नैया पार हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने साल तक तैयारी करनी चाहिए। भाई 1 से 2 साल तक में आप क्लियर कर सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि मैं अभी BA या फिर BSc फाइनल ईयर में हूँ, तो मुझे लगता है जो ये ग्रेजुएशन है, BA और BSc ना 4 साल का कर दिया गया है, तो भाई इतना समय बर्बाद हो रहा है कि क्या बताऊँ। आपका फर्स्ट ईयर है, तो उसमें आप क्या करें कि फर्स्ट ईयर में आप तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, और जो करंट अफेयर आते हैं उसे देखें कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। अभी आप ना लिखें और ना उस पर ध्यान दें, केवल ये देखा कि कैसे पढ़ा जाता है। अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो कैसे शुरू करूँगा। डायरेक्ट आप किसी चीज़ पे बैठते हो तो तुरंत नहीं एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं इतना जो फास्ट बोलती हूँ, मैं अभी पहली बार नहीं बैठी हूँ कि यहाँ पर आपसे इतना जल्दी बोल रही हूँ, और सो अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ बच्चों को। बहुत सारे बच्चों मेरे साथ रहते हैं, और उन सभी लोगों का समर्थन होता है। देन हम बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं, ये तो भाई कोई नहीं बताता आपके लिए, ये बहुत हिडन स्क्रिप्ट है।
ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जो कोई भी नहीं बताता ये क्या है। ये है भाई प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ प्रिपेयर करें। ठीक है, दोनों के एक साथ लेकर जाना है। अब मैंने बताया है कि लगभग 1.5 से 2 साल लग जाते हैं इसकी तैयारी में। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं हर सब्जेक्ट में मैप, डाटा और फिर जो डायग्राम होते हैं उसे जरूर बनाएं, क्योंकि जो दिमाग होता है ना वो जो फिगर होता है उसे बहुत जल्दी से कैप्चर कर लेता है। देन तीसरा पॉइंट है कि करंट अफेयर को सिर्फ पढ़े नहीं भाई, उसे जो आपके जीएस हैं और जो करंट अफेयर है उसको मिक्सचर करके एक साथ लिखे, इसको लिंक करके लिखे, तो आपका जो बेसिक है वो मजबूत होते चलेगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की शुरुआत 2 से 3 महीने के अंदर कर लें आप, और ऐसे और इथिक्स पर कम ध्यान देने की गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन देखो भाई अगर आपका बेसिक मजबूत है ना तो ये भी निकल जाता है। अब बात करते हैं, नीचे भी पॉइंट की बात कर लेते हैं कि एक कॉपी सिलेबस को ट्रैक करने के लिए करें, कौन सा टॉपिक कब करें ये आप ज़रूर टाइम टेबल बना लें। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शनल ऐसे चुनें जो आपका इंटरेस्ट या फिर स्क्राइटिंग, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको वो कंटेंट मिल रहे हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो उसे ही चुनें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे एकदम लास्ट वाला लाइन है भाई, यहाँ देख सकते हो आप कि यूपीएससी में लुक नहीं होता है, ये स्ट्रेटेजी चलती है, सेल्फ एनालाइज करें। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं। और मैंने ये भी बताया कि भाई अगर आप टारगेट अपना बना रहे हैं तो मैंने एक छोटा सा डायरी लिया था, इसी चैनल पे मैंने एक डायरी लिया था, इसमें हम जो टारगेट बनाते हैं खुद उसी प्रकार से आपको बताया है कि अगर आप महीने में 15 दिन में, एक साल में, एक महीने में नहीं बना पाते हो तो भाई रोज का टारगेट रोज बना लो, वही आपके लिए बेटर है। मैं भी समझती हूँ कि सुबह उठो, आपने क्या किया क्या नहीं किया ये मत ध्यान दो, उठो आप उसमें लिखो डायरी में कि मुझे आज क्या करना है। दिन रात में सोते समय आप उस पर टिक लगा दो कि मैं ये किया, ये मुझसे आज छूट गया जो कि मुझे कल कवर करना है। ये सारे जब अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जब इसे दूर करोगे तो आपका जो माइंड है ये भी कुछ सोचेगा और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, लास्ट में आपसे ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ, कमेंट करें और ज़रूर ये बताना कि आपको ये वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा हेल्पफुल लगा। सेल्फ ऑफ लुक फ्रैक्चर आईएएस ऑफिसर, इसके आगे भी कोई डाउट रह जाता है भाई ना, तो बिना देरी के आप नीचे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, और मैं आपको बताने की फुल कोशिश करूंगी। बताना चाहती हूँ आपको कि अगर कुछ भी इसके आगे भी क्या डाउट है, आप किस प्रकार से नोट बनाए। मैंने 2 वीडियो डाला जिसमें कैमरा मेरा साथ नहीं दिया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा था। मैं भाई 2 बार रिकॉर्ड किया था, लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा लगा था मैंने, मतलब कि मन के तो ये कहता था कि इसे ही फोड़ दूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ ना कि दूसरा ही उस फ़ोन से रिकॉर्ड करूँ, और 2 फ़ोन का यूज़ किया लेकिन तब भी पता नहीं कैसे हिलता जा रहा था और मुझे बहुत गुस्सा लगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपका इसके आगे कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।